नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज की क्लासेस में और मैं आपका साथी हनुमान कुमार। तो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे जो कोर्ट केस खारिज हुए उनके बारे में आपको थोड़ी अपडेट दूंगा और इसके अलावा जो जल्द ही हमारी जो डीवी आने वाली है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो कोर्ट के अंदर दो केस लगे हुए थे, कोर्ट के अंदर जो केस थे हमारे कोर्ट के अंदर दो केस किए थे, उनका आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ कि वो किस बारे में थे। तो सबसे पहला जो केस लगा था वो कैटेगरी चेंज का था। कैटेगरी चेंज यानी कि कुछ हमारे साथी कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन खोलने के लिए या पोर्टल पे उनको कैटेगरी चेंज का क्या दिया जाए, ऑप्शन दिया जाए, उसको लेकर उन्होंने कोर्ट के अंदर जो केस था वो फाइल किया था कि उन्हें अगर वो जैसे किसी ने जो फॉर्म भरा तो उन्होंने EWS में नहीं भरा, जर्नल में भर दिया, या किसी ने BCA में B की वजह A की वजह से B में भर दिया। तो इस प्रकार की गलती को लेकर वो कोर्ट के सामने पेश हुए थे कि जो भी साथी हैं जो कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं उनको क्या दिया जाए, मौका दिया जाए। लेकिन इस केस को खारिज कर दिया गया है, इस केस को बिल्कुल भी निरस्त कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, क्योंकि हमें पता है कि जब फॉर्म शुरू हुए थे उसी वक्त हमें अपना माइंड सेट करके अच्छी तरह सोच लेना चाहिए था कि हमें किस कैटेगरी से भरना है। अगर EWS से भरा है तो वो आपका अब EWS से ही माना जाएगा, और BCBB से भरा है तो BCB से ही माना जाएगा। अब आपको कैटेगरी अलाउ करने की परमिशन नहीं है। तो ये केस तो पूरी तरह से खारिज कर दिया। पहला केस तो ये था, और दूसरा जो कोर्ट केस था वो था हमारा सोशियो इकोनॉमिक के 5 मार्क्स, यानी कि 5 नंबर को लेकर था कि किसी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने शुरू के अंदर जब फॉर्म भरा तो 5 नंबर ये क्लेम नहीं किए, तो वो चाहते थे कि हमें क्लेम करने का मौका दे दिया जाए, क्योंकि क्लेम छोड़ने का तो मौका दिया है लेकिन क्लेम करने का मौका उन्हें नहीं दिया गया। लेकिन इस केस को भी कोर्ट ने क्या कर दिया है साथियों, डिसमिस कर दिया है। तो अब तक भर्ती के ऊपर जो हमारी SSC TGT की जो भर्ती है उसके ऊपर 2 केस फाइल हुए थे, दोनों के दोनों केस डिसमिस कर दिए हैं। और ये मैंने पहले दिन भी आपको बताया था कि ये भर्ती बहुत जल्दी होगी, और हमारे भोपाल सिंह खत्री ने भी हमें बताया है कि अगर छोटा मोटा कोई केस बेसलेस होगा तो कोर्ट है उसको निरस्त कर देगा। और अब जो केस है, एक और केस पेंडिंग है जिसकी 6 जून हमें क्या दे दी गई है, तारीख दे दी गई है, यानी कि 6 जून तक हमें इंतज़ार करना है कि उस केस के बारे में क्या रहता है। वो केस किसको लेकर है, 50% मार्क्स को लेकर है या किसको लेकर है, वो तो हमें उसी दिन पता लगेगा साथियों कि किसके बारे में जो केस है वो उन्होंने लगाया है और उसकी डेट आगे मिली है, तो किस से कंसर्न है, वो किस से वो वास्तविकता रखता है, तो वो तो हमें बाद में ही पता लगेगा। लेकिन हमारे 2 कोर्ट केस थे, एक तो कैटेगरी चेंज से और एक सोशियो इकोनॉमिक के जो 5 नंबर क्लेम करने से थे, तो दोनों के दोनों केस हैं वो कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि अगर ऐसे केस आगे चलते रहेंगे तो फिर भर्ती तो पूरी नहीं होगी। इसलिए देखो, मैंने पहले ही बताया था कि कोर्ट है वो कोई एक बंदे के ऊपर, एक आदमी के दिमाग से नहीं चलता है, वो तो जो चीज़ मान्य है, जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग चलेगा, और ऐसे छोटे मोटे केस को वो लेंगे भी नहीं। तो मैंने पहले भी बताया साथियों, एक बार कोर्ट जाने से पहले आप विचार किया करो। किसी के कहने से ऐसा नहीं है किसी ने कह दिया तो आप कोर्ट चले जाओ, पहले उस पर विचार करो कि कानून क्या है उसका, किसी वकील वगैरह से राय लो, या आप खुद HSC ऑफिस होके आओ, वो आपको बता देंगे, उनके बस का होगा तो उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ फिर आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही आप कोर्ट में जाओगे तो आपके पैसे भी वेस्ट होंगे और आपके केस है वो खारिज कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एक केस और है इसके अंदर, CTET वाला, क्योंकि CTET के साथियों को अलाउ किया गया था इस भर्ती के अंदर जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब क्योंकि उस वक्त समय कम था तो कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इन्हें
जो पेपर है वो देने की परमिशन है। अब ये विचाराधीन है, ये केस चल रहा है कि इनको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो भविष्य की बात है, किसी को पता नहीं है, लेकिन ये भी केस है इसी भर्ती के अंदर शामिल है। तो साथियों ये सब चीज़ें हमारी भर्ती पे कोई इफेक्ट डालने वाली नहीं है, ये हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है साथियों। और इसके अलावा कट ऑफ की बात करें तो वो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि कट ऑफ हमारी क्या रहेगी। तो बार बार मैंने तो पहले भी बताया था कि 57, 58, 59, 60 से लेकर 64 तक जिसके भी नंबर बन रहे हैं, टीजीटी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ साथियों, जिसके भी इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो बच्चा डीवी में तो आएगा ही आएगा, साथ में वो किस में आ सकता है, कट ऑफ में भी आ सकता है। और 5 नंबर वाला भी आपका वहम दूर हो गया कि मैंने पहले भी बताया था कि 20% साथियों ने तो उस क्लेम को छोड़ दिया है। तो अब 5 नंबर वाला इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, कट ऑफ है वो डाउन जाने के ही चांस है, यानी कि 55 से जिसके 63 या 64 नंबर बन रहे हैं वो नौकरी की आशा कर सकता है। वो ऐसा सोच सकता है कि उसका नंबर डीवी में तो 100% आएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कट ऑफ में भी आ सकता है, क्योंकि अब ये मार्क्स आगे जाने वाले नहीं है, क्योंकि 5% लेने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा साथियों कम हो गए। तो ये छोटी सी जानकारी इसके बारे में थी। इसके अलावा मैंने बताया कि ये सब बातें तो चलो चलती रहेंगी, और नई कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता भी दूंगा। और डीवी की लिस्ट है वो अपना नेक्स्ट वीक है, सोमवार के बाद कभी भी आपकी डीवी की लिस्ट आएगी। देखो 2 काम होंगे साथियों, या तो आपकी डीवी की लिस्ट आएगी या सोशियो जो इकोनॉमिक के मार्क्स हैं वो लिस्ट आने वाली है। इनमें से एक लिस्ट है वो पक्का आपको देखने को मिलेगी। डीवी की लिस्ट भी आनी है, और जिस बंदे ने जितने बच्चों ने सोशियो इकोनॉमी के 5 नंबर क्लेम किए हैं वो लिस्ट भी आने वाली है। इसके अलावा एक और जो रहेगा वो रिवाइज आंसर की है, रिवाइज आंसर की, यानी कि हो सकता है कि इन दोनों से पहले हमें रिवाइज आंसर की भी देखने को मिले, क्योंकि जैसा कि कुछ हमें पता चल रहा है अपडेट से कि 1 या 2 नंबर, मैंने पहले भी बताया 1-2 नंबर चेंज होने के पूरे आसार हैं। तो हो सकता है कि इस हफ्ते हमें रिवाइज आंसर की भी देखने को मिल जाए। अगर ये नहीं मिलती है इस हफ्ते तो हमें डीवी की लिस्ट या सोशियो इकोनॉमिक की लिस्ट है वो ज़रूर मिल जाएगी। इस हफ्ते में हमें कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये साथियों थी हमारी भर्ती के बारे में। और अब थोड़ा सा हम ग्रामर के ऊपर हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो हमने कंप्लीट किया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और आज छोटा सा टॉपिक लेके चलेंगे जो कि हमारा है कंजक्शन के बारे में। तो साथियों सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। वैसे तो आप पुरानी वीडियो मेरे देखोगे तो वहाँ पे क्लोज और ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी वीडियो है, उनसे भी आप देख के नॉलेज ले सकते हो। बाकी हम ये छोटा सा टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो हम इसे कवर कर लेते हैं। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन का काम होता है जोड़ने का। क्या होता है साथियों? जोड़ने का, यानी कि 2 वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लोजेस को या सेंटेंस को, यानी कि 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंजक्शन का। 2 फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, समूह शब्दों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंजक्शन का। क्लोजेस यानी कि वाक्यांश को या क्लोजेस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंजक्शन का। और 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंजक्शन का। हम कंजक्शन को याद रख सकते हैं जैसे फैन बॉयज़ की टेक्निक से। F से होता है फॉर, A से होता है एंड, N से होता है नाइदर, B से होता है बट, ठीक है, येट। और इस प्रकार बॉयज़ यहाँ हम कर सकते हैं। O से होता है और, ठीक है। S से आपको अभी बता दूंगा मैं, स्टिल से जोड़ सकते हो आप। तो ये सब फैन बॉयज़ टेक्निक है। F का मतलब फॉर, एंड, A का मतलब एंड, N का मतलब नाइदर,
आप मान सकते हो या नोर मान सकते हो, इससे वाक्य को जोड़ा जाता है। बी का मतलब बट होता है, ओ का मतलब और होता है, वाई का मतलब येट होता है, और एस का मतलब स्टिल होता है। तो इनसे हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ सकते हैं। ये हमारे कंजक्शन होते हैं। और कंजक्शन साथियों दो प्रकार के होते हैं हमारे, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताएंगे, फिर हम वीडियो बनाएंगे तो डिटेल में आपको बता दूंगा। आज मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट रूल है वो आपको कराने हैं। एक तो होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एक होता है हमारा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, एक सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन एक वाक्य को दूसरे वाक्य में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम दैट का कर दो, विच का कर दो। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं जिससे एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड हो जाता है। जैसे हम हु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, व्हेन का करते हैं, हाउ का करते हैं, व्हाट का करते हैं। जो WH वर्ड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, ज़्यादा हमें इसे डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कंजक्शन का मतलब बता दिया कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। इससे दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, क्लोजेस को और सेंटेंस को। कोई पूछ ले आपसे कि कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं, कंजक्शन दो टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सब ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं दैट और विच, जो सीधा वाक्य को जोड़ते हैं, सो भी इसके अंदर आ जाता है। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन वो होते हैं जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड करता है। तो उसमें हु, व्हेन, हाउ, व्हाट, WH वर्ड का, जितने भी WH वर्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन में किया जाता है। तो ये तो जानकारी थी कि आपको कुछ भी किताब वगैरह पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? ऐसे कंजक्शन जो साथियों जोड़े में प्रयोग होते हैं, यानी कि जो एरर हमारा बनता है वो यहाँ से बनेगा। वो तो हमने साधारण जानकारी ले ली, लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं, जो हमारा एरर बनेगा लगभग यहाँ से बनेगा। जैसे हम ले लेते हैं आइदर के साथ हमेशा और का प्रयोग किया जाता है, नाइदर के साथ हमेशा नोर का प्रयोग किया जाता है, ये फिक्स है। बट के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एज के साथ एज का, एज के साथ सो का, सो के साथ दैट का, और हम कर लेते हैं हार्डली और स्केर्सली के साथ हमेशा व्हेन का प्रयोग किया जाता है, और नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। तो एक आधा और करवा देता हूँ साथियों, ज़्यादा नहीं करेंगे फिर ज़्यादा हो जाते हैं। ऑल्थो या थो के साथ हम येट का प्रयोग करते हैं। यानी कि साथियों आपको समझने की ज़रूरत है, जो एरर आपका, जो हमारा CET आने वाला है, स्टेट आने वाला है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो लगभग एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक यहाँ से वो बनाता है। जैसे आइदर के साथ हमेशा और, नाइदर के साथ हमेशा नोर। आपको आइदर के साथ नोर लगा मिलेगा या नाइदर के साथ और लगा मिलेगा। तो अगर ये आपस में उल्टे सीधे प्रयोग किए जाते हैं तो ग्रामर का क्या बन जाता है, एरर बन जाता है। और किसी भी प्रकार का, चाहे हमारा जो जंबल वर्ड है या जो जंबल सेंटेंस होते हैं, उनको बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बट के साथ हमेशा प्रयोग किया जाता है एंड का, एज के साथ एज का, एज के साथ सो का, सो के साथ दैट का। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हार्डली स्केरली के साथ हमेशा व्हेन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एग्जामिनर हमें किसका प्रयोग दे देता है, देन का। पेपर के अंदर हमें देन दिया होता है, लेकिन हार्डली स्केरली के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, व्हेन का। नो सूनर के साथ फिर व्हेन दे देता है हमें, लेकिन प्रयोग किसका किया जाता है, देन का। आल थो के साथ हमेशा प्रयोग किया जाता है येट का। तो ये कुछ अभी मैं इसके सेंटेंस बना के आपको दिखाऊंगा, तो आपको ये बातें हैं कुछ क्लियर हो जाएंगी। जैसे दो साथियों, सारी चीज़ें वैसे तो बहुत सारे होते हैं ये, लेकिन मैं आपको वही करवा रहा हूँ
जो लगभग एग्ज़ाम में एरर बनते हैं और फ्रिक्वेंटली ये एग्ज़ाम में एरर के रूप में देखे गए हैं। तो आइदर और, यानी कि जब दो सब्जेक्ट या दो एडजेक्टिव या दो नाउन को एक साथ प्रयोग किया जाता है तो आइदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आइदर राम और मोहन इज गिल्टी। इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी रूल साथियों फॉलो हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट का, यानी कि यहाँ राम है हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, और ये क्या है हमारा नाउन है, ये भी हमारा क्या है नाउन। जब दो नाउन को सिलेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है तो आइदर का प्रयोग किया जाएगा, और हमेशा आइदर कहाँ आएगा, सेंटेंस के आगे आएगा। जैसे आइदर राम और मोहन इज गिल्टी, तो ये किसका प्रयोग है, हमारे कंजक्शन का प्रयोग किया है। और उसी प्रकार हम एक और वाक्य लेते हैं नाइदर का, नाइदर राम नोर मोहन का एम बड़ा कर दो साथियों, नाम का हमेशा बड़ा। नाइदर राम नोर मोहन इज गिल्टी। और आपको ये भी मैंने अच्छी तरह बताया था कि जब आइदर या और से कोई सेंटेंस बनता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, हमारी सिंगुलर आती है, तो यहाँ सिंगुलर लगी हुई है। तो इस प्रकार से इन दोनों कंजक्शन का प्रयोग है वो हमें ग्रामर में करते हैं। अगर इनका उल्टा आइदर यहाँ नोर आ जाता तो ये वाक्य हमारा क्या हो जाता, इनकरेक्ट हो जाता। तो ये था इसका छोटा सा रूल। फिर बट एंड का प्रयोग करते हैं। तो साथियों ये मैंने एक रूल में आपको समझा दिया है, अब दूसरे रूल में ये समझा रहा हूँ। तो दूसरे रूल में समझते हैं कि बट एंड, देखो जैसे समझाता हूँ आपको। इसमें एक और लेते हैं, नोट ओनली बट ऑल्सो। ये और जो लो इम्पोर्टेंट है, ये मेरे याद नहीं रहा, नोट ओनली बट आल्सो। जैसे एक वाक्य इसी का ले लेते हैं सबसे पहले, राम इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ब्रेव ऑल्सो। राम है, राम सिर्फ बहादुरी नहीं है बट ऑल्सो ब्रेव, यानी कि एक व्यक्ति की दो क्वालिटियाँ दी हो तो हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। जब भी हमें वाक्य में नॉट ओनली मिलेगा तो उसके साथ क्या लगा होगा साथियों, बट ऑल्सो लगा होगा। यानी कि राम इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो ब्रेव। तो इस प्रकार हम इस वाक्य को प्रयोग कर सकते हैं। इस सेंटेंस को इस प्रकार से हम कर सकते हैं प्रयोग। एज का आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, ये अभी मैं बताऊंगा आपको, एक वाक्य लिख दूंगा, एज का प्रयोग हम सीख लेते हैं। ही इज एज ब्रेव एज लॉयन। तो इसमें कंजक्शन का प्रयोग किया है, ही की क्वालिटी है वो लॉयन के साथ कंपेयर की है। तो ही इज एज ब्रेव एज लॉयन, यानी कि दो ही एज किसको फॉलो करेगा, हमेशा एज को फॉलो करेगा। ही इज एज ब्रेव एज लॉयन। तो इससे भी वाक्य आप बना लोगे। सो दैट वाला एक सेंटेंस लेते हैं। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, सो दैट ही वुड पास टीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम। आप पे बना दिया साथियों कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की ताकि वो टीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर कर सके। सो दैट रीज़न को दिखाने के लिए होता है, और सो दैट के साथ हमेशा, सो के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, दैट का, जब भी रीज़न हो। जैसे ही वर्कड हार्ड, हार्ड के बाद हमने क्या लगा दिया, सो रीज़न, ताकि, सो दैट ही वुड पास इन टीजीटी
एग्ज़ाम, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की ताकि वो टीजीटी के एग्ज़ाम में पास हो सके। तो आपको ये भी मैंने करवा दिया। छोटी सी क्लास बनाएंगे साथियों, फिर बड़ी हो जाती है तो थोड़ी समस्या हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो हम कर रहे हैं, थर्ड है हार्डली और स्केयरली। सबसे पहली बात तो हार्डली और स्केयरली के बाद हमेशा इंट्रोगेटिव होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि इंट्रोगेटिव होना चाहिए, यानी कि डिड का प्रयोग मिलेगा आपको, हमेशा डिड सेंटेंस में मिलेगा और हमेशा ये वाक्य के शुरुआत में आते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है साथियों। जैसे हार्डली ही रीच्ड द स्टेशन, कहते हैं कि वो मुश्किल से पहुंचा होगा स्टेशन। हार्डली है तो किसको फॉलो करेगा साथियों, व्हेन को। हार्डली ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि वो हार्डली मुश्किल से स्टेशन पे पहुंचा होगा कि क्या शुरू होगी, बारिश। लेकिन इसमें अभी एरर है, आपको बताया है कि हार्डली डिड आएगा, ही यहाँ रीच आएगा, थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको अभी बता दिया, देखो मेरे से भी गलती होगी तो एग्जामिनर ये पूछता है हार्डली डिड ही रीच द स्टेशन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि जब भी हार्डली आएगा तो सबसे पहले तो ये आगे आएगा, उसके बाद वाक्य है उसमें क्या होगा, वो इंटेरोगेटिव होगा, यानी कि सेकंड फॉर्म है वो पहले लगी होगी। अगर ये भी आगे पीछे होती है तो उसके अंदर क्या है, सेंटेंस के अंदर एरर है। तो आपको साथियों ये एरर भी सिखा रहे हैं, प्लस में आपको ग्रामर भी साथ के साथ आपकी चल रही है। नो सूनर वाला कर लेते हैं, जैसे नो सूनर डिड ही रीच बस स्टैंड, नो सूनर डिड आगे लगा दिया हमने, इंट्रोगेटिव बनाना दिया, ही रीच बस स्टैंड देन बस वॉज लेफ्ट। नो सूनर डिड ही रीच द बस स्टैंड, इतनी शीघ्र वो बस स्टैंड पे पहुंचा लेकिन तब तक बस है वो उसकी निकल चुकी थी। तो हार्डली, स्केयरली, इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, एक तो इंटेरोगेटिव का, प्लस में हमें ध्यान रखना है ये हमेशा वाक्य के बिगिनिंग में आते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ऑल्थो वाला करते हैं, ये भी हमारे ऊपर ही बन जाएगा कि कुछ साथियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ऑल्थो वो पास नहीं हो पाए। जैसे ये लेते हैं, रूल नंबर 3 है हमारा, ऑल्थो एस्पिरेंट डिड हार्ड वर्क, although aspirant did hard work yet they could not get good marks in TGT इंग्लिश एग्ज़ाम। हम पे बना दिया ताकि आपको याद इजली हो जाए कि ऑल्थो, फिर भी कि एस्पिरेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, डिड वर्क हार्ड, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, येट नेगेटिव के लिए होता है कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन द टीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम, लेकिन वो टीजीटी का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ इंग्लिश का उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, यानी कि उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो इस प्रकार हम इनको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा और ले लेते हैं, हम टू को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये भी आपको यहाँ बता देता हूँ मैं, ताकि थोड़े थोड़े आप हमारे क्लियर हो जाएंगे, तो आपकी अगर ग्रामर पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। तो कहते हैं कि टू हमेशा टू को फॉलो करता है, ध्यान रखना है। जैसे ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, वो इतना ज़्यादा थक गया है कि वो चलने की कंडीशन में नहीं है। ही इज़ टू आ गया, टू टायर्ड टू वॉक, हमेशा टू किसको फॉलो करेगा, टू को, ठीक है।
तो ये आपको मैंने बता दिया। वैसे तो इसके वाक्य पढ़ोगे तो बहुत सारे आपको दिए होंगे। तो हमने आइदर नाइदर का कर लिया, बट एंड आल्सो, ये आपको करा दूंगा अभी। ये आपको ज़रूरत नहीं है साथियों, फिर कभी करवा दूंगा, मेरे को भी ध्यान नहीं है अब। एज का करवा दिया, एज सो का करवा दिया, सो दैट का करवा दिया, हार्डली, स्केयरली, ऑल थ्रो, और टू का भी आपको करवा दिया। ये रूल भी मैंने करवा दिए। तो ये छोटी सी कंजक्शन के बारे में क्लास थी। अगर आपको ये थोड़े समझ में आए हैं साथियों, तो आगे भी आपको डिटेल में मैं करवा दूंगा। लेकिन जैसे कि हमारा CT वाला एग्ज़ाम आने वाला है, ग्रुप D वाला आने वाला है, तो आपको ये बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। किसी चीज़ का हम उपयोग करने हैं, ग्रामर हम सीख रहे हैं, तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। बाद में जब डिटेल में कराऊंगा तो एक एक कंजक्शन आपको मैं करवा दूंगा, क्योंकि हमने नाउन, प्रोनाउन, आपको सारी ग्रामर है मैंने उंगलियों पे करा देनी है। और साथियों, टिल देन टेक केयर। कोई नया अपडेट होगा तो फिर हम मिलेंगे साथियों। टिल देन कीप रिवाइजिंग योर ग्रामर। ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि चाहे CT हो, टेट हो, एस्टेट हो या CTET हो, लगभग उसके अंदर ग्रामर ही आती है। तो ग्रामर हमने ज़्यादा ध्यान देना है। उसके अलावा लिटरेचर भी आपका जल्द स्टार्ट करूँगा मैं।